हेलो फ्रेंड्स, आज हम नर्मदा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। नो बकवास, सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, क्या है नर्मदा नदी? नर्मदा नदी के इतिहास की अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी को एक बुक है, बहुत पुरानी है, लगभग 2000 साल पुरानी बुक है। नाम है इस बुक का पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री। ठीक है, क्या नाम है? पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री। इस बुक में नर्मदा को नर्मदस नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, किस नाम से संबोधित किया गया? नर्मदस नाम से। और कहें कि ब्रिटिश काल के दौरान, मतलब जब हमारा भारत गुलाम था, उस समय नर्मदा को अंग्रेज क्या कहते थे? नर्मदा या नेरबुड्डा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, तो ब्रिटिश काल के दौरान नर्मदा या नेरबुड्डा कहा जाता था। और पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री नाम की बुक में नर्मदा को नर्मदस कहा गया। और आगे चर्चा करें, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, नाम जरूर ही सुना होगा, टॉलमी। ठीक है, टॉलमी ने नर्मदा को नामादोष कहा है। ठीक है, क्या कहा है? नामादोष, ये भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद कालिदास, ठीक है, शेक्सपियर कहलाते हैं भारत के। इनके दो नाटक हैं, क्योंकि ये नाटक ही ज़्यादा लिखा करते थे संस्कृत लैंग्वेज में, तो इनके दो नाटक हैं, जैसे कि रघुवंशम में नर्मदा को सोन प्रभावा कहा गया। क्या कहा गया? सोन प्रभावा, रघुवंशम में। और वहीं मेघदूतम की बात करें, मेघदूत या मेघदूतम की बात करें तो रेवा कहा गया। ठीक है, अच्छा, नर्मदा भारत की क्या, इस दुनिया की एकमात्र नदी है जिसके नाम पर पुराण है। ध्यान रखना, 18 पुराणों में से नर्मदा पुराण आपको नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्मदा पुराण नाम का कोई पुराण नहीं है। पुराण है स्कंद पुराण, उसके अंदर एक आता है खंड जिसे कहते हैं रेवा खंड, उसी को हम नर्मदा पुराण कहते हैं। तो जल्दी से आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर मैं आगे बताता हूं कि कहां से नर्मदा का उद्गम होता है। ठीक है, तो चर्चा करते हैं नर्मदा के उद्गम की। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश काल के दौरान नर्मदा को किस नाम से जानते थे? तो नेरबुड्डा। और पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री में क्या कहा गया? तो नर्मदस। ठीक है, किस नदी पर पुराण है? तो नर्मदा पुराण है, नर्मदा नदी पर, जो कि स्कंद पुराण का हिस्सा है। फिर उसके बाद कहें कि कालिदास के मेघदूतम में किस नाम से संबोधित किया गया? तो रेवा। और रघुवंशम की बात करें तो सोन प्रभावा। और आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नर्मदा के उद्गम की। किसकी? उद्गम की। उद्गम, ठीक है, नर्मदा के उद्गम की बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। देखिए, मैं दो प्रकार से बताऊंगा। एक बताऊंगा आपको राजनीतिक तरीके से, राजनीतिक, ठीक है, और एक बताऊंगा आपको प्राकृतिक। एक राजनीतिक और एक प्राकृतिक। ठीक है, तो राजनीतिक की बात करें, राजनीतिक की, तो नर्मदा का जहां उद्गम होता है, राज्य कौन सा है? राज्य सभी को पता है, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश राज्य में जिला कौन सा है? जिला, तो जिला की अगर बात करें, जिला है अनूपपुर। कौन सा है? अनूपपुर। ठीक है, राज्य मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर। अब अनूपपुर जिले में वो तहसील कौन सी है? तो तहसील की अगर बात करें तो तहसील, ठीक है, तहसील की अगर बात करें तो तहसील है पुष्पराजगढ़। ठीक है, पुष्पराजगढ़, पुष्पराज में झुकेगा नहीं, डैश डैश। ठीक है, तो राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर, तहसील की बात करें तो पुष्पराजगढ़। अब ये तो हो गया अपना राजनीतिक। अब देखते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक की अगर बात करें ना, तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले किस श्रृंखला से, वो कौन सी श्रृंखला है जहां से नर्मदा नदी निकलती है? ठीक है, तो वो श्रृंखला है मैकाल। ठीक है, कौन सी है? मैकाल श्रेणी, श्रृंखला श्रेणी। ठीक है, श्रृंखला श्रेणी कुछ भी कह लो। ठीक है, मैकाल श्रेणी से निकलती है। अब मैकाल श्रेणी तो इतनी लंबी है ना? अब मैकाल श्रेणी में किस पहाड़ी से निकलती? तो पहाड़ी की अगर बात पूछे तो ध्यान रखना, पहाड़ी रहेगी अमरकंटक पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी। अब पूछ ले अमरकंटक पहाड़ी में कहां से? तो अमरकंटक पहाड़ी में एक जगह है जिसे कहा जाता है सरस्वती सरोवर। सरस्वती सरोवर। ठीक है, सरस्वती सरोवर। कोई इसे क्या कहता है? कोई इसे नर्मदा कुंड कह देता है। क्या कह देता है? नर्मदा
कुंड। क्या क्या देता है? नर्मदा कुंड। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। राजनीतिक की बात करें तो राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, जिला अनूपपुर, तहसील पुष्पराजगढ़। ठीक है, प्राकृतिक की बात करें तो श्रेणी की पूछे तो मैकाल श्रेणी, पहाड़ी पूछ ले तो अमरकंटक, और सरोवर पूछ ले या कुंड पूछ ले या सरोवर एक ही बात है। ठीक है, तो सरस्वती सरोवर या नर्मदा कुंड, कुछ भी दे ऑप्शन में आपको टिक करना है। ठीक है, यहाँ तक मैं ये सोचता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं नर्मदा नदी पर। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं नर्मदा नदी पर। वो कुंड हो गया, कौन सा कुंड है, नाम क्या है इसका? तो देखिए ये हो गया वो कुंड। ठीक है, नाम क्या है इसका? नर्मदा कुंड। ठीक है, सरस्वती सरोवर ही कह सकते हो, नर्मदा कुंड लिख दे रहा हूं मैं, नर्मदा कुंड। ठीक है, अब यहां से अपनी नर्मदा निकलती है। ध्यान रखना, नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, कहां से बहकर? भ्रंश घाटी। अब कहोगे सर व्हाट इज दिस भ्रंश घाटी? तो रिफ्ट वैली क्या होती है इसमें? देखिए दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में से नदी बह रही है। ठीक है, उसी को भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। नर्मदा कुंड। अब नर्मदा कुंड से जब नर्मदा निकलती है ना, तो कुछ नदियां आकर इससे उत्तर से मिलेंगी और कुछ नदियां आकर दक्षिण से। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखना, नर्मदा की कुल सहायक नदियां, कुल यहां लिख दे रहा हूं मैं, कुल सहायक कितनी है? तो 41 है। कितनी है? 41 सहायक नदियां हैं। और बाएं से मिलती हैं 22। बाएं से मिलती हैं 22। तो अब बता दो, बाएं से 22 मिलेंगी तो फिर दाएं से कितनी मिलेंगी? ठीक है, दाएं से मिलेंगी 19। दाएं से कितनी मिलेंगी? 19। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। बाएं से मिल गई 22 और दाएं से मिल गई 19। ये इतनी नदियां हैं, इससे मिलेंगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन बाएं तरफ से। अब कभी कंफ्यूजन हो ना कि दायां कौन सा बायां कौन सा, सुनो, ये एज्यूम करना कि जिस ओर कोई नदी बह रही है ना, उसी ओर हम चल रहे हैं। तो मान लो अगर मैं इस तरफ मुंह करके इधर चलूंगा तो मेरा दायां हाथ कहाँ रहेगा? ठीक है, दायां हाथ ऊपर रहेगा, बायां हाथ नीचे, यानी कि इस तरफ मिलेंगी 22। ठीक है, और ऊपर मिलेंगी दाएं से 19। ठीक है, इनमें से हम कुछ प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखो, तो जैसे नर्मदा निकलती है, सबसे पहली सहायक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है हिरन। क्या नाम है? हिरन। ठीक है, पहली सहायक नदी कौन सी मिलेगी? हिरन। ठीक है, तो हिरन हो गई। फिर उसके आगे चलेंगे तो एक सहायक नदी और मिलेगी जिसका नाम है बारना। क्या नाम है? बारना। ठीक है, तो हिरन हो गई, उसके बाद आ गई बारना। आगे चलेंगे तो एक सहायक नदी और मिलेगी जिसका नाम है कोलार। क्या नाम है? कोलार। अब वो आपको KGF फिल्म तो याद नहीं आ गई? KGF, कोलार, गोल्ड माइन फिल्म। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे चलेंगे तो एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है चंद्रशेखर। क्या नाम है? चंद्रशेखर। ठीक है, नाम याद रख लेना। तो पहली हो गई हिरन, फिर उसके बाद बारना, ठीक है, कोलार, चंद्रशेखर। ठीक है, और चंद्रशेखर के बाद एक नदी और आकर मिलेगी, इस नदी का नाम है मान। ठीक है, क्या है इस नदी का नाम? मान। ठीक है, तो पहली हिरन, बारना, कोलार, चंद्रशेखर, मान, और मान के बाद एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है शिप मीन्स जानते हो ना, जहाज। ठीक है, खैर मजाक में कह रहा हूं, शिप नदी का नाम है यहाँ पर। ठीक है, क्या है? नदी का नाम। फिर उसके बाद और आगे चलेंगे तो एक नदी आकर और मिलेगी। ये नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुजरात में मिलेगी। ठीक है, कि इसका नाम है और सांग बोलते हैं इसे, और सांग। ठीक है, और सांग। और देखें कि और सांग की सहायक कौन सी है, तो एक नदी और है जिसे कहा जाता है सूखी नदी। ठीक है, देखो पानी रहता है इसमें, नाम सूखी है, कोई सूखी बोल देता, कोई सूखी बोलता है। ठीक है, तो मैं सूखी पढ़ रहा हूँ उसे, जो भी हो देख लेना। ठीक है, तो एक बार और बता दे रहा हूँ, हिरन, दूसरा नंबर बारना, फिर कोलार के बाद चंद्रशेखर के बाद मान के बाद शिप के बाद और सांग की एक सहायक नदी कौन सी? सूखी। ठीक है, कौन सी सहायक नदी है? सूखी। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि दक्षिण की ओर से कौन कौन सी मिलती है। ठीक है, इस ओर से
करें स्टार्ट, ठीक है। तो दक्षिण की ओर की अगर बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली नदी आकर मिलेगी, सबसे पहली नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है बरनार। क्या नाम है? बरनार, बरनार, ठीक है। कौन सी नदी आकर मिलेगी? बरनार, ठीक है। देखो बा से शुरू हो रहा है, और अगली नदी जो मिलेगी ना उसका नाम है बंजर, वो भी बा से शुरू हुआ, बरनार बंजर, ठीक है, बी बी। फिर उसके बाद अगली नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है शेर। क्या है? शेर, ठीक है, शेर, बी बी एस। एक नदी और मिलेगी उसका नाम भी सा से ही है, शक्कर। कौन सी? शक्कर, शक्कर, ठीक है, शक्कर हो गया। शक्कर के बाद क्या? अरे दूध आएगा तभी तो चाय बनेगी ना। तो ये अगली नदी है दूधी। कौन सी नदी है? दूधी, ठीक है। तो शक्कर आ गई, दूध आ गया। अब रखना है इसे, कहाँ रख दें? तो अगली नदी है तवा। कौन सी? तवा, तवा पे रख दो, चाय बन जाए, ठीक है। तो बरनार हो गया, फिर उसके बाद बंजर हो गई, फिर शेर, शेर के बाद शक्कर, शक्कर के बाद दूधी, और दूधी के बाद तवा। तवा की एक सहायक नदी है, ठीक है, तवा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है देनवा, ठीक है। ये पचमढ़ी से निकलती है, पचमढ़ी से, इसका नाम है देनवा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद अगली नदी आकर मिलेगी जिसका नाम है गंजाल। नाम थोड़ा अजीब सा लगेगा, गंजाल। कैसा? गंजाल, ठीक है। तो अगली नदी कौन सी हो गई? गंजाल। फिर और आगे चर्चा करें तो एक नदी और आकर मिलेगी, ठीक है, जिसका नाम है गोई, गोई, ठीक है। क्या नाम है? गोई। और एक नदी और आकर मिलेगी जिसका नाम है कावेरी। अब ये वो कावेरी मत समझ लेना रे भैया, हैं जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, पश्चिमी सह्याद्री से जो निकलती है, वो मत समझ लेना। ये तो छोटी मोटी नदी है, वो उसकी बात अलग है, ठीक है। वो पूरा का पूरा तंत्र है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन आपको इसके अलावा एक नदी और याद रखनी, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो लास्ट की ये दो जो नदियां बता रहा हूँ ना, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। इस नदी का नाम है करजन। क्या नाम है? करजन। ये भी गुजरात में जाकर मिलती है। कहाँ मिलती? गुजरात में, ठीक है। ये भी कहाँ जाकर मिलती? ये गुजरात, ठीक है। गुजरात, जे लिख दे रहा हूँ, गुजरात, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। एक बार और बता दे रहा हूँ, बरनार, बीबी, एस, डी, ठीक है, डी। फिर उसके बाद गंजाल, जी, और फिर के, ठीक है। समझ में आ गया? डबल डबल अक्षर, बीबी, एस, डी, ठीक है, टी रहेगा साथ में, डी, जी, गंजाल है ये, बिंदु लगा लो, जी, के, ठीक है। डबल डबल अक्षर है, आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार इनको बता दूं, हिरन, वारणा, कोलार, चंद्रशेखर, मान के बाद आ जाएगी सिप, और सिप के बाद और की सहायक हो जाएगी कौन सी? सूखी नदी। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। अब देखते हैं अपवाह तंत्र कैसे कहते हैं, ठीक है। देखो अपवाह तंत्र, ये जो नर्मदा बह रही ना, ये क्षेत्र अपवाह तंत्र नहीं होता। ये नर्मदा की जितनी भी सहायक नदियां हैं, इनमें पानी कहाँ से आ रहा, पूरा का पूरा क्षेत्र, यानी कि यहाँ से जहाँ से ये नदियां निकल रही हैं, और ये जो नदियां जहाँ से निकल रही हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र अपवाह तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो देखते हैं अपवाह तंत्र कितना बड़ा है नर्मदा का, कितने राज्यों में फैला है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं, कहाँ शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी बेसिन की बात करते हैं, ठीक है। नर्मदा नदी बेसिन मतलब अपवाह तंत्र कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में ड्रेनेज कहते हैं तो कहते ही, ठीक है। नर्मदा नदी बेसिन की बात करते हैं तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी बेसिन की अगर बात करें ना, नर्मदा नदी बेसिन की, तो यहाँ मैं एक प्लस बना दे रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक नर्मदा नदी बेसिन है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है। तो ध्यान रखना, पूरब में इसकी सीमा, ये पूरब दिशा होती, तो पूरब में इसकी सीमा मैकाल पर्वत, ठीक है, मैकाल श्रेणी, ठीक है, मैकाल श्रेणी। फिर उसके बाद पश्चिम की अगर बात करें तो अरब सागर, ठीक है, पूरब में मैकाल श्रेणी, और उत्तर में बात करें तो रहेगी विंध्याचल,
क्या है, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी। ठीक है, और दक्षिण की अगर बात करें तो सतपुड़ा, क्या है, सतपुड़ा। ठीक है, तो मैकाल, अरब सागर, विंध्याचल और सतपुड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो मैं इसी में ऐड ऑन कर दे रहा हूं। देखो, अगर हम अक्षांश की बात करें, ठीक है, अक्षांश की बात करें, अब अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, पूरी वीडियो बनाई है मैंने, जाकर देख लेना। ठीक है, हाँ, चैनल पर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो सतपुड़ा में यानी कि दक्षिण से उत्तर तक कितने अक्षांश तक नर्मदा नदी का बेसिन फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना ये फैला हुआ है 21, ठीक है, 21, 20। पढ़ोगे कैसे, ठीक है, पढ़ोगे कैसे, तो ये दशमलव नहीं होता, यहां पर लगता है। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं 21 अंश तो नहीं पढ़ते, हालांकि 21 डिग्री 20 मिनट, क्या पढ़ते हैं, 21 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मैं इसे उत्तरी क्यों कह रहा हूं, अक्षांश क्यों कह रहा हूं, इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, कितना, 21 अंश नहीं पढ़ते इसे, 21 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से यह 23 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक रहता है। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट होता है, 21 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होगा और 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतर की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, देशांतर की अगर बात करें तो ध्यान रखना यह 73, ठीक है, सॉरी 72 32 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 72 32 पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होता है। 72 डिग्री 32 मिनट से स्टार्ट होता है और यह आगे चलेगा 81 डिग्री 45 मिनट तक, 81 डिग्री 45 मिनट तक चलेगा। ठीक है, तो कहाँ तक चलेगा, पूर्वी देशांतर। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी देता है वो, तो इसके आगे और चर्चा करें। बेसिन की बात करें कि कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। देखते हैं नर्मदा नदी बेसिन क्षेत्र। ठीक है, बेसिन का क्षेत्र कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ऐसे याद रख लेना, 98 796, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, 98 796। और फैला कितने राज्यों में, 3 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं, देखो, सबसे पहले मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर गुजरात, मध्य प्रदेश, और दूसरा नंबर गुजरात, और तीसरा नंबर है महाराष्ट्र। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश की बात करें तो कितना है, तो 85 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद गुजरात की अगर बात करें तो 1139, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये है मात्र 1538 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1538 वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं लंबाई की। किसकी बात करते हैं, लंबाई की। तो मैं यहीं लिख दे रहा हूँ लंबाई। ठीक है, लंबाई। अब लंबाई की बात करते हैं, सबको पता है कि भाई नर्मदा की लंबाई कितनी है। ठीक है, कितनी है बता दो जरा। नर्मदा की जो लंबाई है वो है 13-12 किलोमीटर। 13-12 किलोमीटर कितनी है, 13-12 किलोमीटर, और 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, तो 3 राज्यों से होकर बहेगी, तो सबसे पहला अपना आ जाएगा एमपी। ठीक है, सबसे पहला आ जाएगा क्या, एमपी में कितनी है, 1077 किलोमीटर। ठीक है, 1077 किलोमीटर। और दूसरा आ जाएगा अपना महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र, MS लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो दूसरा आ जाएगा अपना कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मात्र 64 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, 64 किलोमीटर बहती है, ठीक है, कितनी बहती है, सॉरी 64 नहीं 74 किलोमीटर बहती है, कितनी बहती है, 74 किलोमीटर बहती है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में 1077, महाराष्ट्र में 74। फिर उसके बाद गुजरात, ठीक है, गुजरात, गुजरात में 161 किलोमीटर, कितनी बहती है, 161 किलोमीटर, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया कि किस राज्य में कितने किलोमीटर बहती। इसके अलावा साझा सीमा मतलब कुछ ऐसी सीमा है जो दो राज्यों के बीच में बनाती है, ठीक है, दो राज्यों के बीच में रहेगी, तो उसे वो लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा, ठीक है, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा 35 किलोमीटर की साझा सीमा बनाती है, ठीक है। तो साझा सीमा यहां लिख दे रहा हूं, साझा सीमा, ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस गुजरात की अगर बात करें तो 35 किलोमीटर, कैसी सीमा है, साझा, मतलब दोनों की साथ साथ में बनाती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली बात करूं, महाराष्ट्र प्लस गुजरात, ठीक है। देखिए नॉर्मली क्वेश्चन तो वो कई बार पूछ चुका है, अब इस बार ऐसा भी पूछ सकता है, तो अपने कान को फ्यूज करके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात की अगर बात करें ना तो यह सीमा मात्र 39 किलोमीटर की साझा करती हैं दोनों, मतलब दोनों एक साथ 39 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई में जहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि इस पर कौन कौन से बांध हैं और कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो चलिए देखते हैं। जलप्रपात की अगर बात करें तो कपिलधारा और दुग्धधारा, ये दो जलप्रपात हैं जो प्रारंभ में ही पड़ते हैं और जिला लगता है अनूपपुर। फिर उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये भेड़ाघाट में है, ठीक है, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद जबलपुर जिला लगता है यहाँ पर। फिर उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात है, ठीक है, सहस्त्रधारा जलप्रपात यह माहेश्वर में है। माहेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन, ठीक। उसके बाद दर्दी जलप्रपात यह हंडिया में है जो कि हरदा जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर उसके बाद मानधाता जलप्रपात है, यह खंडवा जिले में है क्योंकि खंडवा को मानधाता ही तो कहते हैं, ठीक है। तो एक बार और बता दे रहा हूँ, कपिलधारा, दुग्धधारा अनूपपुर, धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर और दर्दी जलप्रपात हंडिया हरदा और मानधाता जलप्रपात खंडवा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से मतलब बांध हैं यानी कि परियोजनाएं, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से डैम या परियोजनाएं बनी हुई हैं। देखिए सबसे पहले चर्चा करते हैं नर्मदा नदी पर बनी परियोजनाएं। तो पहली परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर बनी सबसे बड़ी परियोजना है और यह है गुजरात में। पता है जब यह परियोजना बन रही थी ना, उसी समय एक आंदोलन हुआ था जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा जाता है और मेधा पाटकर इसी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। नाम है इसका सरदार सरोवर, ठीक है, सरदार पटेल के नाम पर इसका नाम है और गुजरात में है। यह नर्मदा पर बना सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। नर्मदा पर जितने भी बांध हैं उनमें सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 163 मीटर ऊंचा है, ठीक है। और विद्युत क्षमता की बात करें तो 1450 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी क्षमता है, 1450, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं रिटर्न मध्य प्रदेश पर। दूसरा है इंदिरा गांधी सागर परियोजना, ठीक है। इंदिरा गांधी सागर परियोजना यह खंडवा जिले में है जिसे हम पुनासा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पुनासा के नाम से जानते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा बांध है। अब कहोगे सर अब भी कह रहे सरदार सरोवर, मैं बोल रहा हूँ मध्य प्रदेश का, ये गुजरात में है, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध यही है इंदिरा गांधी सागर परियोजना जो कि कहाँ पर है, खंडवा में। इसे पुनासा कहते हैं।
इसकी ऊंचाई 92 मीटर है और क्षमता की अगर बात करें विद्युत क्षमता कितनी है तो यह 1000 मेगावाट तक बिजली उत्पादित कर सकता है, विद्युत उत्पादित कर सकता है। आगे आते हैं रानी अवंतीबाई, ठीक है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, इसे बरगी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बरगी कहते हैं। यह जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर, जबलपुर में एक जगह है बिजौरा, वहाँ पर यह स्थित है, ठीक है, जबलपुर में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक है, इसे नाम दिया गया बरगी। यहाँ इस एरिया में ना जबलपुर तरफ सब इसी नाम से जानते हैं, इसे बरगी नाम से। बाकी रानी अवंतीबाई तो कोई जानता ही नहीं है कि मतलब इस नाम से भी इस डैम को जाना जाता है, ठीक है। तो ऊंचाई की बात करें तो 69.80, ठीक है, 69.80 मीटर इसकी ऊंचाई। और विद्युत क्षमता की बात करें तो काफ़ी कम है, मात्र 100 मेगावाट बिजली ये उत्पादित कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद है ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा जिले में ओमकारेश्वर, ठीक है, कहाँ पर, खंडवा जिले में। यहाँ नर्मदा और कावेरी के संगम पर बनाया गया। ध्यान रखना, नर्मदा का यहाँ पर नाम कावेरी हो जाता कुछ समय के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ। फिर उसके बाद महेश्वर बांध की बात करें, ठीक है, महेश्वर बांध की बात करें तो ये खुद एक तहसील है, ठीक है, किस जिला कौन सा लगता है, खरगोन, ठीक है, जिला कौन सा लगता है, खरगोन, जो कि लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पादित करता है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा सरदार सरोवर नर्मदा पर बना, ठीक है, गुजरात में है। दूसरा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंदिरा गांधी सागर, जो कि खंडवा में है, जिसे हम पुण्यासा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रानी अवंतीबाई, यह जबलपुर में है। फिर उसके बाद ओमकारेश्वर, यह खंडवा, और महेश्वर बांध यह खरगोन में, ठीक है। इसके देखिए नर्मदा नदी की अगर बात करें ना तो यह मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने जिलों से होकर गुजरती है, 16 जिलों से होकर गुजरती है। और जो क्वेश्चन इससे बन सकते थे वो मैंने ज़्यादातर बता दिए हैं। और देखते हैं, अगर इसका और डिटेल में पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।